Hello, my dear students. I am Vijay Kumar. Welcome you on my YouTube channel Chem on Chem. This is Chapter 5 Surface Chemistry of 12th class Chemistry. And in this video, we will discuss about the adsorption. So let's start. Surface chemistry. Surface chemistry basically the branch of chemistry that deals with the study of nature of surfaces and different process taking place at the surfaces. For example, जैसे हम कोरोजन की बात करते हैं बेटा, ठीक है, कोरोजन ले लेते हैं एग्जांपल के तौर पे हम, या रस्टिंग. आयरन में जब भी रस्टिंग होती है, वी नो रस्टिंग इज अ केमिकल प्रोसेस, केमिकल रिएक्शन होता है, ठीक है. तो जब भी रस्टिंग होती है तो वो सरफेस से स्टार्ट होता है, ना कि बल्क से. ओके, पहले सरफेस का जितना भी मेटल एटम है वो ऑक्साइड में कन्वर्ट होने स्टार्ट होगा, यानी कोरोड होने स्टार्ट होगा, ठीक है. आफ्टर देन बल्क के पार्टिकल्स स्टार्ट होंगे कोरोड होना. तो कोरोजन क्या है? एक सरफेस फिनोमिना है. तो कोरोजन को या कोरोजन जैसे दूसरे सरफेस फिनोमिना को, जैसे कि एडसॉर्प्शन, हेटेरोजीनियस कैटालाइसिस, इलेक्ट्रोड प्रोसेस, इन सभी चीजों को हम सरफेस केमिस्ट्री के अंदर पढ़ते हैं, ठीक है. सो द इंपॉर्टेंट सरफेस फिनोमिना आर एडसॉर्प्शन, और इसी पोर्शन की हम बात करेंगे आज के इस लेक्चर में. एडसॉर्प्शन आज हम डिटेल में पढ़ने वाले हैं. एडसॉर्प्शन के अलावा और क्या क्या है इंपॉर्टेंट सरफेस फिनोमिना? कोरोजन, इलेक्ट्रोड प्रोसेस, हेटेरोजीनियस कैटालाइसिस, डिसोल्यूशन, एक्सेट्रा एक्सेट्रा एक्सेट्रा, ठीक है. तो एडसॉर्प्शन का मैं एक आपको एग्जांपल देता हूं. मान लीजिए एक्टिवेटेड चारकोल है हमारे पास. तो एक्टिवेटेड चारकोल की एक कैपेबिलिटी होती है कि वो अपने आसपास के गैसेस मॉलिक्यूल को क्या करता है? अपने सरफेस पे कलेक्ट कर लेता है, ठीक है, कंसंट्रेट कर लेता है. तो इसी प्रोसेस को हम एडसॉर्प्शन बोलते हैं. चलिए एडसॉर्प्शन डिटेल में देखते हैं. एडसॉर्प्शन इज द प्रोसेस ऑफ कंसंट्रेशन और एक्यूमुलेशन. इन दोनों वर्ड का एक ही मतलब है, यू कैन से कलेक्शन, ठीक है. इट इज द प्रोसेस ऑफ कंसंट्रेशन और एक्यूमुलेशन ऑफ सब्सटेंस ऑन द सरफेस ऑफ अनदर सब्सटेंस. यानी एडसॉर्प्शन एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें कोई एक सब्सटेंस दूसरे सब्सटेंस के सरफेस पे क्या हो रहा है? कंसंट्रेट या एक्यूमुलेट, और यू कैन सिंपली से कलेक्ट हो रहा है, ठीक है, सरफेस पे. ये ध्यान रखना है, ठीक है. सो द सब्सटेंस विच इज एब्जॉर्ब्ड, जो सब्सटेंस एब्जॉर्ब्ड हुआ है वो क्या कहलाता है? एडसोर्बेट कहलाता है, ठीक है. एंड द सब्सटेंस whose surface on which adsorption is take place is called adsorption. और वो सब्सटेंस जिसके सरफेस पे एडसॉर्प्शन हो रहा है क्या कहलाता है? एडसोर्बेंट, ठीक है, एडसोर्बेंट कहलाता है. फॉर एग्जांपल अभी मैंने आपको पीछे एग्जांपल दिया था कि एक्टिवेटेड चारकोल के सरफेस पे क्या कलेक्ट हो रही थी? डिफरेंट गैसेस कलेक्ट होती है, गैस मॉलिक्यूल मान लेते हैं इसे, ठीक है. So in this example activated charcoal is the adsorbent, क्योंकि इसके सरफेस पे क्या हो रहा है? एडसॉर्प्शन हो रहा है. और एडसॉर्ब कौन हो रहा है? एक्टिवेटेड चारकोल के सरफेस पे एडसॉर्ब कौन हो रहा है? गैस मॉलिक्यूल. सो दो गैस मॉलिक्यूल को हम क्या बोलेंगे? एडसोर्बेट बोलेंगे. एंड द होल प्रोसेस इज कॉल्ड एडसॉर्प्शन. ओके, हाँ ये बात ध्यान रखना कि एडसॉर्प्शन है बेटा. कभी सोचो कि सर ने गलती से एब्जॉर्प्शन को एडसॉर्प्शन लिख दिया. आपके लिए ये नया वर्ड है क्योंकि आप बचपन से एब्जॉर्प्शन पढ़ते हुए आ रहे हो, ठीक है, लेकिन ये वर्ड बिल्कुल करेक्ट है, एडसॉर्प्शन है, ना कि एब्जॉर्प्शन. एडसॉर्प्शन और एब्जॉर्प्शन में फर्क होता है, वो हम आगे डिस्कस करेंगे क्या फर्क है, ठीक है, क्या डिफरेंस है. अभी फिलहाल मैंने ये स्पेलिंग बिल्कुल सही लिख रखी है, एडसॉर्प्शन ही होता है, ठीक है. क्या है एडसॉर्प्शन? किसी सब्सटेंस का दूसरे सब्सटेंस पे जो कंसंट्रेशन हो रहा है उस प्रोसेस को हम एडसॉर्प्शन कहते हैं. जो सब्सटेंस एडसॉर्ब हुआ है दूसरे सब्सटेंस के सरफेस पे उसे बोलते हैं एडसोर्बेट, और जिसके सरफेस पे एडसॉर्प्शन हो रहा है उसे बोलते हैं एडसोर्बेंट, ठीक है, ध्यान रखना. आगे बढ़ते हैं. कुछ एग्जांपल एडसॉर्प्शन के, जैसे ये तो मैं बता ही चुका हूं. पाउडर चारकोल या एक्टिवेटेड चारकोल किसको एडसॉर्ब कर रहा है? गैसेस पार्टिकल को, लाइक हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, कार्बन मोनोऑक्साइड, क्लोरीन, अमोनिया, सल्फर डाइऑक्साइड. इसी तरीके से सिलिका जेल, ठीक है, सिलिका जेल ये मॉइस्चर को एब्सॉर्ब करता है. जब भी आप कोई नया बैग या कोई नया थर्मोफ्लास्क खरीद के लाते हैं तो उसके अंदर एक छोटी सी पुड़िया होती है ना, वो सिलिका जेल की पुड़िया होती है. वो किस लिए डालते हैं?
ताकि वो मॉइस्चर को एब्जॉर्ब कर ले, क्योंकि अगर उसके अंदर पैकिंग के दौरान मॉइस्चर है तो फंगस लगने के चांसेस होते हैं, स्मेलिंग आने की चांस होती है फंगस की वजह से, ठीक है। तो इसलिए सिलिका जेल के पाउच थर्मोफ्लास्क या न्यू बैग के अंदर रख दिए जाते हैं। थर्ड एग्जांपल, एनिमल चारकोल। ये क्या करता है, शुगर सॉल्यूशन से कलरिंग मटेरियल को एब्जॉर्ब कर लेता है। ओके, नाउ डिसॉर्प्शन। व्हाट इज डिसॉर्प्शन? यू कैन सिंपली से द रिवर्स ऑफ एड्सॉर्प्शन। लास्ट में मैंने लिख भी रखा है, रिवर्स ऑफ एड्सॉर्प्शन इज डिसॉर्प्शन। सिंपली अगर बोला जाए डिसॉर्प्शन को तो ये एड्सॉर्प्शन का अपोजिट होता है। एड्सॉर्प्शन में क्या होता है, कोई सब्सटेंस दूसरे सब्सटेंस के सरफेस पे जाकर के कलेक्ट हो रहा है। तो डिसॉर्प्शन में क्या होगा, ऑब्वियस सी बात है, अगर वही एड्सॉर्ब सब्सटेंस हम हटा दे उसके सरफेस से, किसी दूसरे मॉलिक्यूल या किसी दूसरे सब्सटेंस के सरफेस से हटा दे तो डिसॉर्प्शन हो गया। सो हियर इज द डेफिनेशन, यू कैन सी ऑन योर स्क्रीन, द प्रोसेस ऑफ रिमूवल ऑफ एन एड्सॉर्ब्ड सब्सटेंस फ्रॉम द सरफेस ऑफ एड्सॉर्बेंट इज कॉल्ड डिसॉर्प्शन। फॉर एग्जाम्पल दिस, तो देखिए आप, ये मॉलिक्यूल, ठीक है, ये मॉलिक्यूल है, ये एड्सॉर्बेट है, और ये जो सरफेस है ये एड्सॉर्बेंट है। तो ये अभी क्या आ रहा है, एक्यूमुलेट हो रहा है एड्सॉर्बेंट के सरफेस पे, कलेक्ट हो रहा है। सो दिस प्रोसेस इज एड्सॉर्प्शन। लेकिन अगर यही मॉलिक्यूल रिमूव हो जाए, अलग हो जाए, ये जो एड्सॉर्ब्ड सब्सटेंस है उसको अगर हम हटा दें तो प्रोसेस क्या कहलाएगा, प्रोसेस डिसॉर्प्शन कहलाएगा, ठीक है, अपोजिट या रिवर्स ऑफ एड्सॉर्प्शन। वन मोर प्रोसेस इज सॉर्प्शन। सॉर्प्शन में क्या होता है बेटा, अगर एड्सॉर्प्शन या एब्जॉर्प्शन, हाँ जी इस बार मैंने एब्जॉर्प्शन भी लिया है तो ध्यान से देखिएगा कि अगर एड्सॉर्प्शन और एब्जॉर्प्शन दोनों एक साथ हो रहे हो तो इस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं, सॉर्प्शन। एग्जांपल क्या है, व्हेन chalk dipped in the ink। जब किसी चौक को हम इंक में डिप कर देते हैं तो वहां पर दोनों प्रोसेस हो रहा होता है, एड्सॉर्प्शन भी और एब्जॉर्प्शन भी। इंक का जो पार्टिकल है वो चौक के अंदर भी जा रहा होता है, बॉडी के अंदर, ठीक है, बल्क में चौक के, और सरफेस पे भी रहता है। तो इसी वजह से जो व्हाइट कलर की चौक है वो पूरा इंक में डूब करके क्या हो जाता है, उसी कलर की बन जाती है। बाहर से भी वैसे दिखता है और जब आप उसे बोर्ड पे चलाते हो तो उसी रंग का, उसी कलर का चौक चलता भी है। तो क्यों चला है उसी रंग का, क्योंकि ऑब्वियस सी बात है कि इंक के पार्टिकल चौक के अंदर भी गए हैं, यानी वहां पर इंक का एड्सॉर्प्शन भी हुआ है, सरफेस पे भी इंक के पार्टिकल कलेक्ट हो गए हैं, और एब्जॉर्प्शन भी हुआ है, अंदर भी चले गए हैं, ठीक। तो चलिए, एड्सॉर्प्शन और एब्जॉर्प्शन में डिस्टिंग्विशन क्या है, क्या डिफरेंस है, ठीक है, स्पेलिंग का तो है ही, यहाँ पर ए डी आता है एड्सॉर्प्शन पे और यहाँ ए बी आ रहा है एब्जॉर्प्शन में, लेकिन कुछ बेसिक सा भी डिफरेंस है, स्पेलिंग ही नहीं डिफरेंट है यहाँ पर। ओके, तो देखिए एड्सॉर्प्शन स्टार्टिंग में हमने बताया ये एक सरफेस फिनोमिना है जिसमें कोई सब्सटेंस दूसरे सब्सटेंस के सरफेस पे क्या हो रहा है, कलेक्ट हो रहा है, ठीक है। बट इन एड्सॉर्प्शन, सॉरी एब्जॉर्प्शन, ठीक है, बाय मिस्टेक एब्जॉर्प्शन, बट इन एब्जॉर्प्शन the substance goes into the bulk of another substance। सरफेस पे ही नहीं बल्क में जाता है, ठीक है। You can understand more clearly by this figure। In this figure there is two portion, first portion is absorption, ठीक है। तो आप ये देख सकते हैं पार्टिकल कहाँ चले गए, ये पार्टिकल यहाँ पर बल्क में चले गए, ठीक है, बल्क मीन्स इनसाइड द बॉडी, बॉडी के अंदर चले गए एड्सॉर्बेंट के। लेकिन एब्जॉर्प्शन में क्या है, वो सिर्फ सरफेस पे कलेक्ट हुए, यू कैन सी द पार्टिकल कलेक्टेड ऑन द सरफेस ऑफ सब्सटेंस। तो यहाँ पर बल्क में नहीं जा रहे, सिर्फ सरफेस पे कलेक्ट हो गए हैं, तो ये कहलाया एड्सॉर्प्शन। सो इन अ सिंपल वे आई कैन से दैट एड्सॉर्प्शन इज अ सरफेस फिनोमिना, एड्सॉर्प्शन सरफेस फिनोमिना है, ठीक है, और एब्जॉर्प्शन क्या है, एब्जॉर्प्शन बल्क फिनोमिना है। सो यू कैन सी द टेक्स्ट ऑन योर स्क्रीन। इन एब्जॉर्प्शन द सब्सटेंस इज कंसंट्रेटेड ओनली एट surface, while in absorption the substance is uniformly distributed throughout the bulk of the solid। So
adsorption is a surface phenomena while absorption is a bulk phenomena. Okay, clear? Now, more important thing, mechanism of adsorption. This mechanism explain why adsorption is happening. आखिर adsorption हो क्यों रहा है, किसी सब्सटेंस को दूसरे सब्सटेंस को अपने सरफेस पे कलेक्ट करने की आखिर क्यों पड़ी है, क्या रीजन है इसके पीछे. ठीक है, तो देख, इसे एक्सप्लेन करने से पहले आपको मैं ये फिगर दिखाना चाहूंगा. दिस फिगर एक्सप्लेन द प्रोसेस ऑफ एडसॉर्प्शन. तो देखिए, आप इस फिगर में देख सकते हैं, इसे एक एडसॉर्बेंट मान लीजिए. ये एडसॉर्बेंट के पार्टिकल हैं जो सर्कल में आप देख रहे हैं. ठीक है, इसको आप एक एडसॉर्बेंट मान लीजिए. व्हाट इज दिस? दिस इज एडसॉर्बेंट. ठीक है, और ये जो सर्कल है ये क्या है? एडसॉर्बेंट के पार्टिकल. तो आप ये वाला पार्टिकल देखिए बेटा. ठीक है, जिस पे अभी मैं रेड सर्कल कर रहा हूं, ये पार्टिकल कहाँ है? सरफेस पे, बल्क में. ऑब्वियसली बात है, दिस पार्टिकल इज इन बल्क, नॉट एट द सरफेस. ठीक है, तो ये जो पार्टिकल है, इसे सभी पार्टिकल से बराबर अट्रैक्शन मिल रहा है. ठीक है, तो यहाँ पर इसका जो फोर्स है, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन इज बैलेंस्ड. ठीक है, बट अगर हम बात करें उस पार्टिकल की जो कि एडसॉर्बेंट के सरफेस पे है, इसका जो एनवायरमेंट है फोर्सेस का, वो डिफरेंट है. किसके कंपैरिजन में? बल्क के पार्टिकल के कंपैरिजन में, उस पार्टिकल के कंपैरिजन में जो बल्क में है. किस तरीके से अलग है? यहां पर इसके फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बैलेंस नहीं है, अनबैलेंस्ड, या आप कह सकते हो रेजिडुअल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है ऑफ द पार्टिकल एट द सरफेस. ओके, क्योंकि उसे साइड से अट्रैक्ट करने वाले पार्टिकल भी है, नीचे से अट्रैक्ट करने वाले भी पार्टिकल हैं, बट ऊपर से अट्रैक्ट करने के लिए कोई पार्टिकल नहीं है. तो यहां पर फोर्स म्यूचुअली बैलेंस नहीं हुआ है. ओके, तो ये किस तरीके से अपने फोर्स को, रेजिडुअल फोर्स को बैलेंस करता है? जब इसे कोई दूसरा पार्टिकल मिल जाए अट्रैक्ट करने के लिए, और वो पार्टिकल ऑब्वियसली कोई दूसरा पार्टिकल होगा, कोई दूसरा सब्सटेंस का पार्टिकल होगा. अंडरस्टैंड? सो द रीजन, द कॉज ऑफ एडसॉर्प्शन आर दीज रेजिडुअल फोर्सेस ऑफ द पार्टिकल प्रेजेंट एट द सरफेस ऑफ द एडसॉर्बेंट. नाउ कम बैक टू मैकेनिज्म ऑफ एडसॉर्प्शन. So you can read the text. The surface particles of the adsorbent are not in the same environment as the particle inside the bulk, means inner part. कि adsorbent के surface पे जो particle होता है वो same environment में नहीं होता है. किसके comparison में? bulk के particle के comparison में. Okay? Inside the adsorbent, adsorbent के अंदर जो particle है, all forces are mutually balanced. सभी forces mutually बैलेंस होते हैं. ठीक है, उस पार्टिकल के जो एडसॉर्बेंट के बल्क में है. बट एट द सरफेस, लेकिन सरफेस पे जो पार्टिकल है, देयर इज ऑलवेज सम अनबैलेंस और रेजिडुअल फोर्सेस, एंड दीज फोर्सेस ऑफ द एडसॉर्बेंट आर रेस्पॉन्सिबल फॉर एडसॉर्प्शन. ठीक है, क्लियर हुआ? तो सिंपल सा क्वेश्चन आया हुआ है प्रीवियस में, व्हाट इज द कॉज ऑफ एडसॉर्प्शन. सो यू कैन राइट द आंसर नाउ. Okay, the next topic is heat of adsorption, or you can say enthalpy of adsorption. Okay, तो देखिए बच्चों, मैंने आपको 11th क्लास के लेक्चर में पहले ही बता रखा है कि मान लीजिए अगर दो पार्टिकल के बीच इंटरेक्शन हो रहा है, किसी टाइप का फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बन रहा है, जैसे यहाँ पर एडसॉर्बेंट और एडसॉर्बेंट के पार्टिकल के बीच क्या बनता है? फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बनता है. तो जहां पर भी फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है, एनर्जी क्या होती है? डिक्रीज होती है. इट मींस एनर्जी रिलीज्ड. एनर्जी रिलीज्ड. और जब भी एनर्जी रिलीज होगी, डेल्टा एच की वैल्यू क्या होगी बेटा? नेगेटिव होगी. ठीक है, तो जब भी एडसॉर्बेंट 1 मोल एडसॉर्बेट को, एडसॉर्बेंट
जब भी 1 मोल एडजॉर्बेट को अपनी तरफ क्या करता है, अट्रैक्ट करता है, तो उस दौरान सब कुछ एनर्जी रिलीज हुई होगी, तो उसी रिलीज एनर्जी को हम बोलते हैं एंथैल्पी ऑफ एडजॉर्प्शन. सो वी कैन से when 1 mole adsorbate are adsorbed on the surface of adsorbent, the amount of heat evolved during this process is called enthalpy of adsorption, or you can say heat of adsorption. Okay, so you can see here that this is adsorbate molecule and this is adsorbent. So when adsorbate comes to the surface of adsorbent, some interaction is there, कुछ ना कुछ इंट्रैक्शन जरूर होता है, और उस इंट्रैक्शन के दौरान क्या होता है, एनर्जी डिक्रीज होती है, इट मींस एनर्जी रिलीज होती है. और जब भी 1 मोल एडजॉर्बेट एडजॉर्ब होता है एडजॉर्बेंट के सरफेस पे, द अमाउंट ऑफ हीट इवॉल्व ड्यूरिंग दिस प्रोसेस इज कॉल्ड एंथैल्पी ऑफ एडजॉर्प्शन. इट मींस एडजॉर्प्शन इज एन एक्सोथर्मिक प्रोसेस, क्योंकि हीट क्या हो रही है, इवॉल्व हो रही है ना. तो एडजॉर्प्शन इज एन एक्सोथर्मिक प्रोसेस, दैट इज सम हीट इज ऑलवेज इवॉल्व ड्यूरिंग द एडजॉर्प्शन. द अमाउंट ऑफ हीट इवॉल्व व्हेन 1 मोल, as I told you earlier, 1 mole of an adsorbate is adsorbed on the surface of an adsorbent is called heat of adsorption or enthalpy of adsorption. Now let's see the thermodynamic aspects of adsorption. कि adsorption को अगर हम thermodynamic term में देखें तो क्या चीजें होती हैं, मतलब एंट्रोपी घटेगी बढ़ेगी, डेल्टा जी नेगेटिव होगा या पॉजिटिव होगा, और डेल्टा एच नेगेटिव होगा या पॉजिटिव होगा, ये सारी चीजें. ठीक है, तो देखिए जब भी कोई गैस एड्सॉर्ब होती है, डिग्री ऑफ फ्रीडम, इट मींस रेंडमनेस. रेंडमनेस क्या होता है, रेंडमनेस को हम एंट्रोपी के टर्म में मेजर करते हैं. ठीक है, एंट्रोपी डिटरमाइन द रेंडमनेस और डिग्री ऑफ फ्रीडम ऑफ ए पार्टिकल. एंट्रोपी बढ़ रहा है तो इसका मतलब है पार्टिकल आपस में दूर जा रहे हैं, फैल रहे हैं, उनमें मूवमेंट ज्यादा है. एंट्रोपी कम हो रहा है तो इट मींस पार्टिकल क्या है, पास आ रहे हैं, उनमें मूवमेंट कम हो रहा है. ओके, तो जब भी गैस के पार्टिकल क्या होते हैं बेटा, एड्सॉर्ब होंगे, तो ऑब्वियस सी बात है डिग्री ऑफ फ्रीडम या रैंडमनेस उस मॉलिक्यूल का घट जाएगा. कैसे, मान लीजिए ये कोई एड्सॉर्बेंट है और ये गैसेस पार्टिकल है, अभी क्या है, ये फैले हुए हैं, बट आफ्टर एड्सॉर्प्शन इस गैस पार्टिकल के मोस्टली मॉलिक्यूल एड्सॉर्बेंट के सरफेस पे कलेक्ट हो जाएंगे. ठीक है, सो ऑब्वियसली बात है एंट्रोपी डिक्रीजेस है. ठीक है, एंट्रोपी डिक्रीज हो रही है, इट मींस चेंज इन एंट्रोपी डेल्टा एस, इट इज नेगेटिव. ओके, तो एक चेंज क्या हुआ कि डेल्टा एस जो है नेगेटिव होता है, एज आई हैव हाईलाइटेड सेम थिंग. ओके, मैंने इसको हाईलाइट कर दिया है, डेल्टा एस बिकम्स नेगेटिव. लेकिन एड्सॉर्प्शन प्रोसेस स्पॉन्टेनियस है, ये भी हम बात जानते हैं, क्योंकि अपने आप होने वाला प्रोसेस है. ये सिलिका जेल को रख दीजिए, वो मॉइस्चर को अपने आप एड्सॉर्ब कर लेता है. आपको मॉइस्चर के पार्टिकल यानी वाटर वेपर के पार्टिकल को पकड़ के उसके पास लगाने की कोई जरूरत नहीं है. ठीक है, इट मींस डेल्टा जी भी क्या है, नेगेटिव. डेल्टा एस तो हम नेगेटिव कह चुके हैं, डेल्टा जी भी क्या है, नेगेटिव ही होता है एड्सॉर्प्शन के दौरान, क्योंकि एड्सॉर्प्शन अपने आप होने वाला प्रोसेस है, स्पॉन्टेनियस प्रोसेस है. सो इस इक्वेशन के अगर अकॉर्डिंग हम देखें, डेल्टा जी इक्वल टू डेल्टा एच माइनस टी डेल्टा एस, वेयर टी इज द टेम्परेचर. क्योंकि डेल्टा एस नेगेटिव है तो ये वाला जो पोर्शन है इट बिकम्स पॉजिटिव. ठीक है, एज डेल्टा एस इज नेगेटिव, क्योंकि नेगेटिव नेगेटिव पॉजिटिव हो जाएगा. लेकिन डेल्टा जी को तो हमें नेगेटिव बनाना है ना. सो टू मेक डेल्टा जी नेगेटिव, डेल्टा एच हैज टू बी also negative and
should be greater than the value of T delta S. तो डेल्टा जी को नेगेटिव बनाने के लिए डेल्टा एच को नेगेटिव होना ही पड़ेगा और साथ के साथ उसकी वैल्यू टी डेल्टा एस से ज्यादा बड़ी होनी चाहिए। ओके, उसका मैग्नीट्यूड ज्यादा बड़ा होना चाहिए टी डेल्टा एस से। ओके, therefore adsorption is always an exothermic process। तो थर्मोडायनेमिक टर्म में भी समझ लिया हमने और रेजिडुअल फोर्सेस के टर्म में भी समझ लिया कि आखिर एड्सॉर्प्शन हमेशा एक्सोथर्मिक क्यों है। रेजिडुअल फोर्सेस के टर्म में एक बार फिर से मैं बता देता हूं, क्योंकि जब गैस पार्टिकल या गैस मॉलिक्यूल एड्सॉर्ब होते हैं तो रेजिडुअल फोर्सेस जो है वो घटने लगती है, सरफेस एनर्जी जो है एड्सॉर्बेंट की वो कम होने लगती है, डिक्रीज होने लगती है। ठीक है, तो एनर्जी इवॉल्व होती है, हीट जो है इवॉल्व होती है। और थर्मोडायनेमिक एस्पेक्ट में आपके सामने अभी मैंने एक्सप्लेन करा कि जब भी कोई गैस मॉलिक्यूल एड्सॉर्ब होता है, डिग्री ऑफ फ्रीडम यानी एंट्रोपी कम हो जाती है, नेगेटिव हो जाती है। लेकिन स्पॉन्टेनियस प्रोसेस बनाने के लिए एड्सॉर्प्शन को डेल्टा जी नेगेटिव होना चाहिए और डेल्टा जी तभी नेगेटिव होगा जब डेल्टा एच भी नेगेटिव हो। ठीक है, और डेल्टा एच नेगेटिव किसके लिए होता है? हमेशा एक्सोथर्मिक प्रोसेस के लिए होता है, क्योंकि डेल्टा एच पॉजिटिव एंडोथर्मिक प्रोसेस के लिए है। ओके, तो ये क्वेश्चन अच्छे से कर लेना क्योंकि ये काफी बार पूछा गया है। Why is adsorption always exothermic? 2 मार्क्स में कई बार आया हुआ ये क्वेश्चन बच्चों। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं। नाउ इंपॉर्टेंट टाइप्स ऑफ एड्सॉर्प्शन, कई सारे छोटे छोटे क्वेश्चन इससे पूछे जाते हैं, मतलब बहुत छोटे नहीं, कहीं 0.1 मार्क्स का, 1 मार्क्स के इस टॉपिक से बहुत क्वेश्चन आए हैं, क्योंकि थ्योरी पार्ट इसमें बहुत ज्यादा है टाइप्स ऑफ एड्सॉर्प्शन में। ओके, तो एड्सॉर्प्शन 2 टाइप का होता है बेटा, और वो 2 टाइप हम किस बेसिस पे क्लासिफाई कर रहे हैं? डिपेंडिंग ऑन द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन एड्सॉर्बेंट और एड्सॉर्बेट, कि जो एड्सॉर्बेंट है और एड्सॉर्बेट है उसके बीच फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कैसा है, इसी बेसिस पे हम एड्सॉर्प्शन को 2 पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं। अगर एड्सॉर्बेंट और एड्सॉर्बेट के मॉलिक्यूल के बीच जस्ट फिजिकल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है, यानी वंडर ऑफ फोर्स से जुड़े हुए हैं वो, तो वो कहलाता है फिजिकल एड्सॉर्प्शन या सिंपली फिजिसॉर्प्शन। ठीक है, फिजिकली अटैच है तो फिजी वर्ड ले लिया और यहां से सॉर्प्शन वर्ड ले लिया, क्या बन गया? फिजिसॉर्प्शन। लेकिन अगर एड्सॉर्बेट और एड्सॉर्बेंट के बीच केमिकल बॉन्ड फॉर्म हो गया, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन क्या है? केमिकल बॉन्ड, तो ऐसा एड्सॉर्प्शन कहलाता है केमिकल एड्सॉर्प्शन, शॉर्ट में हम बोल देते हैं केमिसॉर्प्शन। ठीक है, तो देखिए मान लीजिए ये फिजिकल एड्सॉर्प्शन को पहले मैं एक्सप्लेन कर रहा हूं। ये आपका ये ब्लू कलर का जो है ये एड्सॉर्बेंट है। ठीक है, ये ध्यान रखना, एड्सॉर्बेंट और एड्सॉर्बेट के बीच क्या है? जस्ट वन डर वाल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन इज देयर। ये कैसा अटैच है? फिजिकली अटैच है जस्ट। ठीक है, तो इसीलिए ये फिजिकल एड्सॉर्प्शन की कैटेगरी में आ रहा है, क्योंकि वंडर वाल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कैसा होता है बेटा? वीक होता है। 11th में आप कई बार पढ़ चुके हो सर, वीक है। तो जब तक एड्सॉर्बेंट का रेजिडुअल फोर्स बैलेंस नहीं होता है तब तक ये और पार्टिकल्स को अपने सरफेस पे क्या करता रहता है? अट्रैक्ट करता रहता है अपने सरफेस की तरफ। तो यही वजह है कि फिजिकल एड्सॉर्प्शन नेचर में कैसा होता है बेटा? मल्टी लेयर या मल्टी मॉलिक्यूलर लेयर, यानी मॉलिक्यूल्स की कई लेयर बन जाती है। और हमेशा ये ध्यान रखना, सेकेंड लेयर ऑलवेज हैव लेसर particle in comparison to first. Third layer always have lesser particles in comparison to second. ठीक है, वही दूसरी तरफ केमिकल एड्सॉर्प्शन या केमिसॉर्प्शन में देखिए, ये अगेन एड्सॉर्बेंट का सरफेस है। ठीक है, दिस इज एड्सॉर्बेंट और यहां पर ये पार्टिकल आया और दोनों के बीच केमिकल बॉन्ड फॉर्म हो गया। ठीक है, नाउ अगर कोई दूसरा पार्टिकल यहां पर आता है,
सो दिस पार्टिकल इज नॉट अटैच विद द एडजॉर्बेंट, ये तो इसके साथ अटैच है ना, केमिकल एडजॉर्प्शन होने के लिए इसे तो एडजॉर्बेंट के सरफेस पर अटैच होना था, तो ये अटैच ही नहीं होगा, क्योंकि अब ये दोनों रिएक्ट करके एडजॉर्बेंट और एडजॉर्बेंट के पार्टिकल रिएक्ट करके कुछ और सब्सटेंस बन गए हैं. So that is the reason why chemical adsorption or chemisorption is always unimolecular layer or monolayer. Okay? तो यहां पर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन क्या है? केमिकल बॉन्ड. Adsorbate particle is bound to the surface by chemical bonding. फिजिकल एड्सॉर्प्शन ये स्पेसिफिक नहीं होता ज्यादा नेचर में, लेकिन केमिकल एड्सॉर्प्शन स्पेसिफिक है. स्पेसिफिक होने से क्या मतलब है? यहाँ पर स्पेसिफिक होने से मतलब ये है कि एड्सॉर्बेट और एड्सॉर्बेंट के पार्टिकल को आपस में रिएक्ट करना चाहिए केमिकल एड्सॉर्प्शन होने के लिए. और सी बात है, तभी केमिसॉर्प्शन होगा जब रिएक्ट करेंगे. जब रिएक्शन ही नहीं होगी तो कहां से आप उस एड्सॉर्प्शन को केमिकल एड्सॉर्प्शन बोलेंगे? नहीं बोलेंगे ना. सो केमिकल एड्सॉर्प्शन इज स्पेसिफिक इन नेचर and physical adsorption is not specific in nature. It means physical adsorption does not depend on the nature and the reactivity of the adsorbate or adsorbent particle, but in chemical adsorption, why we call it specific? Because the adsorbate and adsorbent particle should react with each other. It means chemical adsorption adsorbate और adsorbent के particle पे डिपेंड करता है, उनके नेचर पे डिपेंड करता है. ओके, सो हियर आर सम डिफरेंसेस बिटवीन फिजिसॉर्प्शन एंड केमिसॉर्प्शन, एंड इसी डिफरेंस के थ्रू मैंने आपको फिजिसॉर्प्शन और केमिसॉर्प्शन पूरा समझाने का कोशिश किया है. ठीक है, आप इस डिफरेंस को कर लो टेबुलर फॉर्म में, अच्छे से फिजिसॉर्प्शन और केमिसॉर्प्शन भी पूरा क्लियर हो जाएगा, समझ में आ जाएगा. तो यहाँ पर फिजिसॉर्प्शन केमिसॉर्प्शन का मैं डिफरेंस बता रहा हूँ अकॉर्डिंग टू सम प्रॉपर्टीज. ठीक है, तो यहाँ पर सबसे पहली प्रॉपर्टी है स्पेसिफिसिटी. तो मैं स्पेसिफिक नेचर की बात कर चुका हूँ. फिजिसॉर्प्शन इज नॉट स्पेसिफिक इन नेचर, व्हाइल केमिसॉर्प्शन इज हाईली स्पेसिफिक. ओके, एज इट डिपेंड्स ऑन नेचर ऑफ बोथ से मतलब है एड्सॉर्बेंट एंड एड्सॉर्बेट. ठीक है. सेकंड इज रिवर्सिबिलिटी. सो फिजिसॉर्प्शन इज रिवर्सिबल इन नेचर, क्योंकि वो जस्ट वीक वंडर वॉल फोर्स से अटैच हुआ है. ठीक है, एड्सॉर्बेट और एड्सॉर्बेंट के बीच जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है वो है वीक वंडर वॉल ऑफ फोर्स. अगर हम प्रेशर टेम्परेचर में चेंज करें तो डिसॉर्प्शन भी हो सकता है, यानी एड्सॉर्प्शन वापस हट जाएगा. सो वी कैन से फिजिसॉर्प्शन इज रिवर्सिबल, बट केमिसॉर्प्शन इज इरिवर्सिबल, क्योंकि अगर एक बार एड्सॉर्बेट और एड्सॉर्बेंट के बीच केमिकल बॉन्ड फॉर्म हो गया तो बाय चेंजिंग प्रेशर एंड टेम्परेचर आप उसे हटा नहीं सकते. ठीक है. थर्ड प्रॉपर्टी इज एक्सटेंट ऑफ एड्सॉर्प्शन. एक्सटेंट ऑफ एड्सॉर्प्शन मतलब कि एड्सॉर्प्शन कम या ज्यादा होगा किस तरीके से. ठीक है, ये देखना है हमें. और कम ज्यादा होना है एड्सॉर्प्शन का किस पे डिपेंड करता है? नेचर ऑफ गैसेस पे भी डिपेंड करता है. सो द थर्ड प्रॉपर्टी इज एक्सटेंट ऑफ एड्सॉर्प्शन एंड नेचर ऑफ गैसेस. तो सबसे पहले हम फिजिसॉर्प्शन की बात करते हैं. जो आसानी से लिक्विफाई होने वाली गैसेस है, जैसे CO2, HCl या अमोनिया. ठीक है, ये ज्यादा एड्सॉर्ब होती हैं इन कंपैरिजन टू परमानेंट गैसेस. परमानेंट गैसेस मींस लाइक हाइड्रोजन गैस, नाइट्रोजन गैस, ऑक्सीजन गैस. इट मींस इफ वी हैव अ स्पेसिफिक अमाउंट ऑफ एड्सॉर्बेंट. ठीक है, हमारे पास एक स्पेसिफिक अमाउंट का एड्सॉर्बेंट है और हमने दो गैसेस ले रखी है, अमोनिया और दूसरी तरफ लेट्स सपोज नाइट्रोजन ले रखी है. ठीक है, तो क्वेश्चन इज दैट कि कौन ज्यादा एड्सॉर्ब होगा? तो ऑब्वियसली बात है अमोनिया ज्यादा एड्सॉर्ब होगा, क्योंकि अमोनिया जो है आसानी से लिक्विफाई होने वाली गैसेस है और उन अमोनिया के पार्टिकल के बीच फोर्स ऑफ अट्रैक्शन भी ज्यादा होता है. सो द
gas particle of ammonia will be adsorbed more on this adsorbent. ओके, वही दूसरी तरफ कैमीज ऑप्शन में बात करें तो सिर्फ वही गैसेस कैमीज ऑप्शन शो करती हैं जो एडसोर्बेंट के साथ क्या कर सके, रिएक्ट करे। ठीक है, क्योंकि यहाँ पर रिएक्शन होना जरूरी है, कैमीज ऑप्शन में रिएक्शन होना जरूरी है, रिएक्शन के दौरान ही तो केमिकल बॉन्ड फॉर्म होगा भाई। ठीक है बेटा, आगे बढ़ते हैं। फोर्थ पॉइंट, हीट ऑफ एडसॉर्प्शन। एज इन फिजिक्स ऑप्शन देयर इज वीक वंडर वॉल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन एडसॉर्बेंट एंड एडसॉर्बेंट, तो हीट ऑफ एडसॉर्प्शन भी लो कब निकलेगा, क्योंकि वीक फोर्सेस है ना। जबकि केमिकल बॉन्ड इज अ स्ट्रॉन्ग, केमिकल बॉन्ड में क्या होता है, स्ट्रॉन्ग फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है, तो ज्यादा हीट रिलीज होगी। ठीक है, अगर डाटा याद रख सके तो बेटर है। डाटा से मतलब लो में 20 to 40 किलो जूल पर मोल होता है फिजिक्स ऑप्शन में, केमिस्ट्री ऑप्शन में हाई हीट ऑफ एडसॉर्प्शन होता है, डाटा इसमें कितना है 82 to 40 किलो जूल पर मोल। नेक्स्ट इज टेम्परेचर, तो फिजिक्स ऑप्शन के लिए लो टेम्परेचर ज्यादा फेवरेबल है। व्हाई? क्योंकि अगर आप टेम्परेचर ज्यादा बढ़ा दोगे तो गैसेस मॉलिक्यूल के बीच में काइनेटिक एनर्जी ज्यादा होगी, ज्यादा मूवमेंट होगा, एडसॉर्ब होने में थोड़ी प्रॉब्लम हो सकती है, यानी एडसॉर्प्शन यहां पर घट जाएगा। सो लो टेम्परेचर इज फेवरेबल इन फिजिक्स ऑप्शन, इट डिक्रीज विद डिक्रीज इन टेम्परेचर। ठीक है, ये टेम्परेचर बढ़ने के साथ साथ घटता जाता है, तो इसलिए लो टेम्परेचर फेवरेबल है। जबकि केमिज ऑप्शन में यहां पर हाई टेम्परेचर फेवरेबल है, इट इंक्रीजेज विद इंक्रीजिंग टेम्परेचर, क्योंकि हाई टेम्परेचर पे एडसॉर्बेंट और एडसॉर्बेंट के बीच रिएक्शन क्या है, फास्ट होगी। रिएक्शन फास्ट होगी, केमिकल बॉन्ड जल्दी बनेगा, केमिज ऑप्शन भी जल्दी होगा। ओके, सिक्स्थ, एक्टिवेशन एनर्जी, तो फिजिक्स ऑप्शन में कुछ खास एक्टिवेशन एनर्जी की जरूरत नहीं है, हालांकि केमिज ऑप्शन में हाई एक्टिवेशन एनर्जी रिक्वायर्ड। व्हाई? अगेन केमिकल रिएक्शन कराने के लिए, जैसे कि चैप्टर 4 में पढ़ा है मैंने, एक्टिवेशन एनर्जी जरूरी होती है। जितनी ज्यादा एक्टिवेशन एनर्जी होगी मॉलिक्यूल आपस में उतना ज्यादा रिएक्ट करेंगे। ओके, सेवंथ, द नेचर ऑफ लेयर। आपको मैं बता चुका हूं कि फिजिक्स ऑप्शन मल्टी मोलिकुलर लेयर होता है, ये यहाँ पर एक से ज्यादा लेयर बनती है, जबकि केमिकल एडसॉर्प्शन में क्या होता है, यूनिमोलिकुलर लेयर होती है, मॉलिक्यूल की एक ही लेयर बनती है। ठीक है, तो ये सभी क्या है, फिजिक्स ऑप्शन और केमिज ऑप्शन के बीच डिफरेंसेस है। ठीक है, नेक्स्ट कि क्या फिजिक्स ऑप्शन को हम केमिज ऑप्शन में कन्वर्ट कर सकते हैं? यस, फॉर सम प्रोसेस इट इज पॉसिबल to convert physics option into chemis option, and we can do this by providing high temperature. For example, हाइड्रोजन गैस जो है इनिशियली निकिल पे पहले तो वंडरवॉल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन से जुड़ी होती है। निकिल क्या करता है, ये हाइड्रोजन गैस को एब्जॉर्ब कर लेता है। 11th में हाइड्रोजन चैप्टर में भी हमने ये पढ़ा था कि कुछ डी और एफ ब्लॉक एलिमेंट कि ये प्रॉपर्टी होती है कि वो हाइड्रोजन गैस को क्या कर सकते हैं, एब्जॉर्ब कर सकते हैं। ठीक है, लेकिन हाई टेम्परेचर पे क्या होता है, जो हाइड्रोजन गैस के मॉलिक्यूल H2 के मॉलिक्यूल है वो डिसोसिएट होना स्टार्ट होते हैं, किसमें, हाइड्रोजन एटम में, और ये हाइड्रोजन एटम निकिल के साथ क्या कर लेते हैं, केमिकल बॉन्ड फॉर्म कर लेते हैं। तो यहाँ पर निकिल हाइड्राइड फॉर्म हो जाता है, निकिल हाइड्राइड। ठीक है, ये चीज हमने हाइड्राइड टॉपिक्स के अंदर पढ़ी थी 11th में। निकिल हाइड्राइड, निकिल हाइड्राइड कैसा हाइड्राइड होते हैं, ये डी ब्लॉक और एफ ब्लॉक के हाइड्राइड होते हैं, नॉन स्टोशियोमेट्रिक इन नेचर, नॉन स्टोशियोमेट्रिक हाइड्राइड होते हैं ये। ठीक है, तो यहाँ पर हमने क्या देखा कि पहले भाई हाइड्रोजन ने निकिल के साथ वंडरवॉल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बना रखा था, फिजिकली अटैच था, फिजिक्स ऑप्शन था। लेकिन जैसे हमने टेम्परेचर हाई करा, H2 मॉलिक्यूल डिसोसिएट हुए H एटम में और वो केमिकल बॉन्ड फॉर्म करने लगे, किसके साथ, निकिल के साथ। ठीक है, तो यहां पर अब वो केमिकली एब्जॉर्ब हो गए हैं, दैट इज व्हाई फिजिक्स ऑप्शन कन्वर्ट इनटू केमिज ऑप्शन। वन मोर थिंग,
अभी तक मैंने बैक साइड आपको क्या बताया कि फिजिक्स ऑप्शन केमिक्स ऑप्शन में डिफरेंस बताया बहुत सारे, लेकिन फिजिक्स ऑप्शन और केमिक्स ऑप्शन में केवल एक सिमिलैरिटी भी मैं आपको बता देता हूं। क्वेश्चन आया भाई सिमिलैरिटी का 1 मार्क्स में, राइट, सिमिलैरिटी बिटवीन फिजिक्स ऑप्शन एंड केमिक्स ऑप्शन, क्योंकि दोनों ही एडजॉर्प्शन है एक तरीके के। तो अगर आप सरफेस बढ़ा दें, एडजॉर्बेंट का सरफेस बढ़ा दें, तो फिजिक्स ऑप्शन और केमिक्स ऑप्शन दोनों भी बढ़ जाते हैं, क्योंकि है तो दोनों एडजॉर्प्शन ही ना। जितना ज्यादा सरफेस मिलेगा एडजॉर्प्शन भी उतना ज्यादा होगा, बिकॉज एडजॉर्प्शन इज अ सरफेस फिनोमिना, रिमेंबर दैट। ठीक है, सो सरफेस एरिया कैन बी इंक्रीज बाय पाउडरिंग द एडजॉर्बेंट। एडजॉर्बेंट कोई अगर हमारे पास क्रिस्टलाइन फॉर्म में है और उसे हम पाउडर फॉर्म में कर दें तो उसका सरफेस एरिया बढ़ जाता है, और सरफेस एरिया बढ़ गया तो ऑब्वियसली बात है एक्सटेंट ऑफ एडजॉर्प्शन भी बढ़ जाएगा। तो यही वजह है पाउडर सब्सटेंस प्रोवाइड अ लार्जर सरफेस एरिया, इट मींस इट बिहेव एज एन इफेक्टिव एडजॉर्बेंट। ठीक है, तो इस फिगर के थ्रू आप समझ सकते हो, जैसे कि हमारे पास ये कोई एडजॉर्बेंट है और इसको मैंने यहां से कट कर दिया, तो ऑब्वियस बात है देयर विल क्रिएट न्यू सरफेस एरिया। ठीक है, ये वाला सरफेस एरिया तो हमारे पास पहले से ही था इस वाले एडजॉर्प्शन में, जब ये दोनों जुड़े हुए थे, एडजॉर्बेंट में सॉरी, जब ये दोनों पोर्शन जुड़े हुए थे। लेकिन ये जो एरिया क्रिएट हुआ है दिस इज न्यू, ये यहाँ पर भी ये न्यू सरफेस क्रिएट हो गया, तो सरफेस एरिया बढ़ेगा, एडजॉर्प्शन भी बढ़ेगा। तो आपको मैं 2 क्वेश्चन बताता हूं, ठीक है, जो प्रीवियस ईयर में आए हुए हैं और शायद एक क्वेश्चन बुक का भी है। फर्स्ट क्वेश्चन, व्हाई पाउडर्ड सब्सटेंस बिहेव एज मोर इफेक्टिव एडजॉर्बेंट इन कंपैरिजन टू देयर क्रिस्टलाइन फॉर्म। कि पाउडर फॉर्म में अगर कोई एडजॉर्बेंट है तो अपने क्रिस्टलाइन फॉर्म से ज्यादा बेटर एडजॉर्बेंट क्यों है वो। ठीक है, दूसरा क्वेश्चन, व्हाई एडजॉर्बेंट इन पाउडर्ड फॉर्म इज मोर इफेक्टिव फॉर द एडजॉर्प्शन। वही वर्ड्स चेंज कर लिए, क्वेश्चन सेम है और दोनों ही क्वेश्चन का आंसर सेम होगा, बिकॉज in powdered form adsorbent has more surface area and therefore it will leads to more adsorption. Okay, simple है ना। so thanks for watching my video, अगर अच्छी लगी हो तो लाइक कमेंट सब्सक्राइब और शेयर भी करें अपने दोस्तों के साथ। टाटा बाय बाय।